बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं शहराम खालिक। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। 30 साल में पहली बार अजाला फंड के क़याम का मुआहिदा तय पा गया। इस सारी सूरत हाल पर होगी बात इसी बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ संदस खान और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि इस्लामाबाद शहर में गैर महफूज कसीरुल मंजिला इमारतों को सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया गया है। महकमा इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने 10 रिहायशी और 11 तजारती इमारतों का ऑडिट किया है। फैसला किया गया है कि फायर फाइटिंग सिस्टम, हंगामी रास्तों और सेफ्टी आलात की तनसीब पर समझौता हरगिज नहीं किया जाएगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे राजा काशिफ से। जी राजा काशिफ, इस बारे में बताएगा। जी बिल्कुल, ये शहर भर की जो 21 कसीरुल मंजिला इमारतें हैं कि मालिकान के अमरा जो है वो सेफ्टी ऑडिट का जो है फैसला किया गया, जिसके बाद सेफ्टी ऑडिट के बाद 10 रिहायशी और 11 जो है कसीरुल मंजिला जो तजारती इमारतें हैं उनको नोटिस जो है जारी किए गए। इमारतों में आग लगने से बचाव के हालात की इंस्पेक्शन की गई और इमारतों के खराज के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाने की भी हदायत की गई। MCI का आइंदा बनने वाली इमारतों के लिए सेफ्टी रेगुलेशन 2010 पर अमल दरामद के लिए हदायत की गई हैं। किसी भी इमारत को रेगुलेशन पर अमल दरामद के बगैर NOC जारी न करने का भी फैसला किया गया और किसी भी इमारत को सेफ्टी रेगुलेशन के बगैर प्लानिंग और तकमील का NOC जारी नहीं किया जाएगा। अमल दरामद न करने वाली इमारतों को सील करने का भी फैसला किया गया है। जी ठीक है राजा काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताया, PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी हुकूमत ने कबायली इलाकों के फंड्स रोक दिए हैं। ट्वीट में उनका कहना था कि हुक्मरान नेहरू की तरह बांसुरी बजाने में मसरूफ़ हैं। तबाहाल मईशत और बैड गवर्नेंस मुल्क में नई तबाही ला रही है। तो आपको बताते चलें कि PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी हुकूमत ने कबायली इलाकों के फंड्स रोक दिए गए हैं। उनका कहना था कि तबाहाल मईशत और बैड गवर्नेंस मुल्क में नई तबाही ला रही है। आपको बताते चलें, PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी हुकूमत ने कबायली इलाकों के फंड्स रोक दिए हैं। और अब बात की जाए तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो लॉन्ग मार्च के आखिरी मरहले की हिकमत अमली क्या होगी? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ज़मान पाक लाहौर में अहम मुशावरती बैठक बुला ली है। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में इमरान खान लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत करेंगे। बात करते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद, इस अहम मुलाकात में कौन कौन से फैसले होने वाले हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च के आखिरी मरहले का जो मामला है इस हवाले से अहम मुशावरत जो है वो बुला ली है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जुबान पार्क में पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब किया है और आज इसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत होगी, जिसमें तमाम तर इंतजामात, सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा और लोगों को किस तरह से लेकर जाएगा, कितनी बड़ी तादाद में लेकर जाया जाएगा, इस हवाले से भी मुकम्मल मुशावरत जो है वो की जाएगी। इजलास में रावलपिंडी में कारकुनों की शिरकत और आइंदा के लाहे अमल पर भी मुशावरत होगी। कारकुनों को रावलपिंडी में किस मुकाम पर इकट्ठा करना है, इस हवाले से भी इजलास में तय किया जाएगा। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर जो मरकजी रहनुमा हैं वो भी खानसाह इमरान खान से आज मुशावरत करेंगे। जी सही शाहिद, आपका शुक्रिया। और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि हुकूमत सियासी, मुआशी और ताइनाती बहरान में फंसी हुई है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, ये हफ्ता फैसला कुन होगा। जी का जाना ठहर गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ये ज़मीनी हक़ाइक़ से बेखबर और फ़ज़ा में मुअल्लिक़ है। इमरान खान का 26 नवंबर को कमेटी चौक में तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक ने कबल अज़ वक्त इंतख़ाबात का मुतालबा बिला जवाज़ करार दे दिया। कहा, जल्दी इंतख़ाबात का मुतालबा करने वाले संजीदा होते तो लॉन्ग मार्च के बजाय अपने इस्तीफ़े मंजूर करवाते। सूबाई हुकूमतें तोड़ते माहौल खुद ब खुद बन जाता। ख़ारजा साद रफ़ीक ने अपने ट्वीट में लिखा कि इमरान खान की गैर कानूनी हुकूमत को बर्दाश्त किया। 4 हुकूमतों के हुक्मरान हमारी आइनी हुकूमत को बर्दाश्त करें। इंतशार का मकसद मुल्क चलने न देना है। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि हुकूमती पाबंदियों के बायस बरामदात ख़त्म होकर रह गई हैं। वफाक के पास मसाइल से निमटने के लिए कोई प्लान नहीं है। ये कोई नहीं बताता कि उनकी तवज्जो सिर्फ इमरान खान और तोशा खाना की घड़ी पर है। मईशत पर PTI सियासत नहीं कर रही है, सिर्फ आईना दिखा रही है।
दीनी तालीम का रोशन बाप बंद हुआ। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी मनो मिट्टी तले जा सोए। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईम, जय्यद उलमा कराम समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा मरहूम के छोटे भाई मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। तफसीलात फयाज यूनिस की इस रिपोर्ट में देखिए। मुमताज आलिम दीन मुफ्ती आजम पाकिस्तान रफ़ी उस्मानी अपने वालिद गरामी मोहम्मद शफी उस्मानी के पहलू में मनो मट्टी तले जा सोए। दारुल उलूम कराची में नमाज जनाजा छोटे भाई मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईम रहमान, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी और उलमा कराम समेत दीगर शख्सियात शरीक हुए। अकीदतमंदों समेत हजारों अफराद ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी 21 जुलाई 1936 को भारतीय जिला सहानापुर के मशहूर कस्बा देवबंद में आंख खोली। 1948 में मस्जिद बाबुल इस्लाम आराम बाग कराची से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। 1960 में आलिम और मुफ्ती की तालीम मुकम्मल करने के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से फजल अरबी की डिग्री हासिल की। आपने जामे दारुल उलूम कराची से ही तदरीस का आगाज किया। 1971 में दारुल फतह और दारुल हदीस की जिम्मेदारियां संभाली। 1976 में वालिद मुफ्ती शफी के इंतकाल से दारुल उलूम के इंतजामी फराइज संभाले। 1995 में मुफ्ती आजम वली हसन के इंतकाल के बाद आला तरीन इल्मी खिदमात पर आपको मुफ्ती आजम पाकिस्तान के मनसब पर फाइज कर दिया गया। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद जुमे के रोज कराची में इंतकाल कर गए थे। कैमरामैन अमार खान के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज़ कराची। और नाजरीन, अभी आपको बराह रास्त कराची ले चलते हैं, जहां पर सूबाई वजीर सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नामजदगी जो है इस बात की निशानदेही करती है कि जिस तरह से पहले मैं भी हो चुका हूँ, डॉक्टर करीम ख्वाजा बने सेनेटर, आजिज दामरा बने सेनेटर, इंजीनियर ज्ञानचंद बने सेनेटर, खट्टूमल जीवन बना सेनेटर, अनवर लालदीन बना सेनेटर, अलमास परवीन बनी सेनेटर। इस किस्म के बेशुमार नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने गरीब और जो जेनवन पार्टी वर्कर थे उनको सेनेट में अकोमोडेट किया। ये मिसाल आपको किसी और जमात में नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये बात हमारे लिए बायस एजाज़ है। आज इमरान खान साहब ने जो कल एक फरमाइश नहीं की कि उन्होंने जो अपना वो टांग मार्च है, उस टांग मार्च को जो घूम रहा है, दो जख्मों के गिर्द चक्कर काट रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो अब कह रहे हैं कि 26 दिसंबर को वो रावलपिंडी पहुंचेंगे। अब जितनी बातें, जितने ऐलानात, जितने दावे इमरान नाजी पहले कर चुका है, अगर उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये 26 वाला भी हमें उसी किस्म का एक कोई दावा लगता है जो पूरा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन जो ख़तरनाक बात है, जो शायद पाकिस्तान की या दुनिया की तारीख में कहीं नहीं हुई होगी, कि एक इदारे के सरबराह की तैनाती को इतना कंट्रोवर्शियल बनाना और तमाशा बनाना एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। और वो भी ऐसे आदमी की तरफ से जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, एक जमात का अपने आप को सरबराह समझता है, लेकिन एक आम सी तैनाती जो रूटीन में हो जानी चाहिए, जो मुतनाज़ा नहीं होनी चाहिए, जो ज़हर बहस नहीं आनी चाहिए, जो अखबारात की जीनत नहीं बननी चाहिए, उसको इतना इसने ज़हर बहस बनाया है, इतना मुतनाज़ा बनाया है कि दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद सियासी जमातें कर क्या रही हैं। ये जो एक रवायत इमरान खान डाल रहा है कि सियासी जमातें दबाव डालें कोई भी हुकूमत हो उसके ऊपर और कोशिश करें कि उनकी मर्ज़ी का कोई आर्मी चीफ लग जाए, ये रवायत बहुत ख़तरनाक है। ये तरीक़ेकार जो इमरान खान ने इख्तियार किया ये बहुत ही तबाहकुन है, इसलिए कि आर्मी चीफ की तैनाती हर 3 बरस बाद होनी है और कोई भी जमात जिसके पास ये ताकत हो कि वो 10, 15, 20 हज़ार बंदे इकट्ठे कर सकती है, वो कहे जी मैं तो जाके पिंडी में मैंने बैठना है और फलां आदमी को जो है आप जो है आर्मी चीफ लगाएं। इससे किसी भी तरह से ना इस मुल्क की खिदमत हो रही है, ना ही हमारे इदारों की जो है वो खिदमत हो रही है। इससे इदारों को नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है और जमहूरियत का दुनिया भर में तमाशा बन रहा है। इमरान खान इस बात पे बिल्कुल उसने अपना माइंड बनाया हुआ है, उसको यकीन हो गया है कि वो इक़्तिदार में किसी मैनिपुलेशन के बगैर आ ही नहीं सकता। जब तक उसे इस्टेब्लिशमेंट का जो गैर आइनी किरदार है कि वो इंतखाबात में धांधली करवाएं, वो इसको जितवाएं, फिर इसको हुकूमत में बिठाएं, फिर उसके बाद इसकी नेपियां बदलें, इसके छोटे छोटे काम करें, असम्बलियों का कोरम पूरा कराएं, इसका बजट पास कराएं,
सेनेट में इसके लोगों को टिकट जो वोट है वो पढ़वाएं, वो सारे काम वो करते रहें, तभी इमरान खान किसी तरह हुकूमत में आ सकता है और चल सकता है। लेकिन अगर किसी मौके पर फौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने ये इज़हार कर लिया अपना खुल के और ये तय कर लिया कि हमने गैर आइनी, गैर कानूनी काम नहीं करना, हमें अपने आइनी दायरे के अंदर रहकर अपना किरदार अदा करना है, जो बड़ी खुशाइन बात है, तो इमरान खान की नींदें हराम हो गई हैं और इमरान खान की जिंदगी अज़ाब बन गई है कि अब मेरा होगा क्या। वॉल्सल में मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके खड़ी शरीफ के इमाम अलामा ज़ुबैर अहमद के एजाज़ में साबिक़ काउंसलर हाजी राजा मुश्ताक अहमद की तरफ से पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें वॉल्सल और दीगर शहरों से अहम शख्सियात की जानिब से शिरकत की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान अहमद। बरतानिया के दौरे पर आए मारूफ आलिम दीन खतीब आज़म खड़ी शरीफ इलामा ज़ुबैर अहमद के एजाज़ में साबिक़ काउंसलर हाजी राजा मुश्ताक अहमद की रहायशगाह पर रूह परवर महफल का एहतमाम किया गया, जिसमें वालसल और दीगर शहरों से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। बाबरकत महफल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत इलामा कारी यासीन ने हासिल की। रूह परवर महफल में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सआदत मोहम्मद उमर के हिस्से में आई। चंद बदर शाशानी मत चमके लाट नूरानी, काली जुल्फते अख मस्तानी, मखमूरे यकीन मद भरी। इस मौके पर इलामा ज़ुबैर अहमद ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्वा हसना पर ईमान अफरोज बयान किया। उनका कहना था कि हम उस नबी के उम्मती हैं जो इंतहा दर्जे के मेहमान नवाज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अगर कोई गैर मुस्लिम भी आ जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए भी दस्तरखान बिछा देते थे। हमारे आका के दस्तरखाने करम पर कोई गैर मुस्लिम भी मेहमान बनकर आता तो हुजूर उसके लिए दस्तरखान बिछा दिया करते। आपको पता है हज़रत बिलाल पर जब तशद्दुद होता था, लोग मारते थे मक्का में, तो वो दो जुमले कहा करते थे, एक आहद आहद कहा करते थे, एक अल्लाह, और दूसरा कहा करते थे मक्का वालों जितना चाहो मुझे मार लो, मैं मोहम्मद की गुलामी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि जिसको कोई खाना नहीं खिलाता मोहम्मद अपने दस्तरखान से खाना खिलाता। इस मौके पर इलामा ज़ुबैर अहमद ने तकरीब के मेज़बान हाजी राजा मुश्ताक और उनकी फैमिली का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। बाद में इलामा ज़ुबैर अहमद, हाफिज़ अबू बकर और दीगर शख्सियात ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। हाजी साहब ने बड़ी खूबसूरती से तमाम मेहमानों की ज़ियाफ़त की, उलमाए किराम शेफील्ड से और यहाँ वॉल्सल से उलमाए किराम शरीक हुए, दीगर मेहमानान गिरामी शरीक हुए। अल्लाह ताला इस महफ़िल के समरात सब को अता फरमाए। बुज़ुर्गों ने लिखा है कि जिस घर में, जिस इलाका में, जिस बस्ती में, जिस सोसाइटी में सरकार के मिलाद का तज़कार नूर हो, सरकार के ज़िक्र की महफ़िल मुनक़िद हो, वहाँ सारा साल अल्लाह की रहमतें उतरती रहती हैं। महफल में मस्जिद करीमा के इमाम हाफिज शाहिद बशीर और हाफिज अबू बकर ने खसूसी शिरकत की। महफल के आखिर में शुरका ने मौदबाना अंदाज में खड़े होकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए। आखिर में तकरीब के मेज़बान हाजी मुश्ताक अहमद ने तमाम मेहमानों का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वालसल। नए बरतानवी वज़ीर आज़म की आमद के साथ ही बरतानवी इमिग्रेशन कानून में तब्दीलियाँ शुरू कर दी गई हैं। फ्रांस के साथ बॉर्डर को भी मज़ीद सख्त कर दिया गया है। हुकूमती इक़दाम से होम सेक्रेटरी क्या मकासद हासिल कर पाएंगे, ये कहना है माहिर कानून रिजवान सुलहरिया का, जो लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में इमिग्रेशन के हवाले से मज़ीद सख्त कानून बनाए जाएंगे।
हर मुल्क चाहता है कि वो अपने बॉर्डर जो है वो उसको टाइट करे ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो कम से कम आ सकें। 40,000 के करीब इस साल अभी तक जो है इलीगल इमिग्रेंट बरतानिया आ चुके हैं, जिसमें लास्ट वीक में अगर आप देखें तो 1800 से ज़्यादा जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, जो बोटों के ज़रिए और छोटी छोटी कश्तियों के ज़रिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली उन्होंने बरतानिया से एक एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत यह है कि वो मज़ीद जो है ना 8 मिलियन यूरोज़ एवरी ईयर बरतानिया फ्रांस को पे करेगा, जिसके तहत वो ड्रोन टेक्नोलॉजी और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से उनको रोक सकेंगे और कोशिश करेंगे कि बरतानिया दाखिल ना हो सकें या बरतानवी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दें ताकि उनको रोक सकें। सो एक तो ये मैं समझता हूँ करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो मज़ीद सख्ती है वो एक और भी होने जा रही है, जैसे जो रिलीजियस मकामात हैं जिसमें गुरुद्वारे हैं मुसलमानों के या सिखों के गुरुद्वारे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें हैं या टेम्पल्स हैं हिंदुओं के, उस जगह पे भी रेड किए जा रहे हैं, जिसमें जो उसके बाहर भी सराउंडिंग में भी होम ऑफिस की टीमें जा रही हैं ताकि लोगों को पकड़ा जा सके, उनको डिपोर्ट किया जा सके मैक्सिमम। तो ये भी मुझे ये नहीं समझ आती, एक तरफ लेबर शॉर्टेज है बरतानिया के अंदर और जब से ब्रेग्जिट हुआ है वो सारे वर्कर्स वापस यूरोपीय कंट्रीज़ में चले गए हैं और इतने क्राइसिस के अंदर है बरतानिया, और दूसरी तरफ इस तरह की सख्ती करके लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, ये क्या वजह है? ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, इनका शुरू से माटो रहा है कि वो चाहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स या इमिग्रेंट्स जो है वो वही आए जिनको वो चाहेंगे। तो ऑब्वियसली जो लोग यहाँ बड़े अरसे से मौजूद हैं, बोरिस जॉनसन तो चाहते थे इससे पहले कि वो उनको कोई एमनेस्टी दे दें, उसके तहत उनको कर दें, लेकिन ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रही। लेकिन देखिए ये होता है कि जब एक होम सेक्रेटरी आता है तो पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जब गवर्नमेंट सेम होती है होम सेक्रेटरी दूसरा आ जाता है तो सख्ती बढ़ जाती है। ये मुझे बताएं ये क्या वजह? कोई पता नहीं, शायद ये कोई उनका पर्सनल एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की ओवरऑल पॉलिसी जो है वो इतनी सख्त नहीं थी इससे पहले। जो बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट थी उनका थोड़ा लीनियंट व्यू था। शायद जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उनका हार्ड स्टांस हो इसके ऊपर कि इसको, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि किसी को फ़ायदा नहीं होगा ओवरऑल। अगर आप देखें तो बरतानिया जैसे आपने पहले ही कहा कि क्राइसिस में है, ओवरऑल इकॉनमी का बुरा हाल है, तो जो लेबर यहाँ पे मौजूद है या जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं ऑब्वियसली यहाँ पे वो रच बस गए हैं, उनको भेजना आसान नहीं है। वो अपीलें करेंगे, वो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डालेंगे, वो कोर्टों में जाएंगे, तो उससे बेहतर है उनको रेगुलराइज कर दिया जाए, उनको कोई एमनेस्टी दे दी जाए, लेकिन इस तरीके से जी जाए ताकि वो कौमी धारे में भी आ सके और नेक्स्ट 10 ईयर्स तक या 15 ईयर्स तक या जो भी उसके ऊपर कोई प्लान बना लें। लेकिन मैं नहीं समझता इससे कोई फ़ायदा होगा। ये बताएंगे जो आप जिस तरह बताया कि काफ़ी रेड्स हो रही हैं जब से नई होम सेक्रेटरी हैं, काफ़ी लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में जो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं या किसका वीज़ा रिफ्यूज़ है, उनको क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो उनको अपना स्टे रेगुलराइज कराने की एप्लीकेशन देनी चाहिए। उनका वीज़ा रिफ्यूज़ है या उन्होंने कभी एप्लीकेशन नहीं की तो उनको एप्लीकेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मस्जिद से पकड़े जाते हैं या किसी रिलीजियस मकाम से पकड़े जाते हैं तो अल्टीमेटली फिर उनको डिपोर्ट ही करेंगे फौरी तौर पे। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास होंगे तो उनको डिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने कोई केस डाला हुआ है तो उसको पकड़ के छोड़ देंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी। तो एक तो यह है कि अपने स्टे को रेगुलराइज करें। अगर किसी की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी हो गई है तो कोई मसला नहीं, अगर नए एविडेंस फ्रेश सबूतों के साथ फर्दर रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। अच्छा सोलिसिटर ढूंढने, ज़रूर एप्लीकेशन करने, उनको करनी भी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये आपसे पूछना था कि ये जो पहले होता था सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा होता था और काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर आके गए थे, अब वो वीज़ा ख़त्म कर दिया गया है, इसकी क्या वजह देखते हैं? देखिए, उस वीज़े का उनको लगता था कि शायद इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन उसके बजाय उन्होंने अभी गवर्नमेंट ने एक नया वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया था रिसेंटली जिसका नाम है ग्लोबल एक्सपेंशन वीज़ा, जो है उसके तहत एक कोई इंटरनेशनल टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, थोड़ी सी बेहतर, मतलब आप कह लें टाइट हैं, लेकिन बहरहाल वो 12 महीने के लिए लोग कि वो आप अपने वर्कर को भेज सकते हैं अपनी कंपनी की ब्रांच बनाने के लिए। Tier 2 का लाइसेंस उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले उसके ऊपर आना होगा, और वो थोड़ा सा उसमें उन्होंने रेगुलाइज करने की कोशिश की है। लेकिन बहरहाल अभी भी कोई बिजनेस इमिग्रेशन हो रही है, उसके साथ इनोवेटिव वीज़ा है, आपके पास अगर कोई इनोवेटिव प्लान है तो आप आ सकते हैं। उसके साथ एक वर्क परमिट भी है। जो हमारे साउथ एशिया के लोग हैं वो उनको वैसे कौन सा ज़्यादा वीज़ा सूट करता है, ये वाला जो अपना ग्लोबल एक्सपेंशन वीज़ा कह रहे हैं या कोई वर्क परमिट वीज़ा? देखिए, ऑब्वियसली सबसे अच्छा जो वीज़ा है वो तो वर्क परमिट वीज़ा है। अगर पास स्किल है यहाँ पे बरतानिया में, आपका कोई स्पॉन्सर मौजूद है तो ये ज़बरदस्त है। जैसे अभी आपने सुना होगा चैरिटी वर्कर्स के वीज़े भी एक साल के लिए उन्होंने निकालने हैं ताकि लोग आएँ वो आके काम कर सकें। Tier 2 का Tier 5 का वीज़ा भी है जिसमें 2 साल के लिए आप काम कर सकते हैं, सेम ही कंपनी में भी या दूसरी कंपनीज में भी। स्पोर्ट्स पर्सन का वीज़ा है, तो डिफरेंट वीज़ाज़ तो हैं अपनी जगह पे, लेकिन सबसे जो बेहतर अगर आप समझते हैं अगर आपकी कंपनी है तो आप कंपनी को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली ग्लोबल एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा है, वो आप भिजवा सकते हैं, ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। लंदन में ईरानी सफारत खाने के बाहर सैकड़ों शहरियों का एहतजाज, फजा हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। मुजाहिरीन ने ईरान में रजीम चेंज का मुतालबा कर दिया है। लंदन में ईरानी सफारत खाने के बाहर सैकड़ों शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने ईरान में हलाक होने वाली महिसा एमिनी और दीगर अफराद को इंसाफ दिलाने के लिए नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि ईरानी हुकूमत के हाथों मरने वाले शहरियों को इंसाफ दिया जाए। मुजाहिरीन ने हाथों में परचम और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर ईरान के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन को काबू करने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई थी। हमारी हुकूमत सीपैक को बेहतर बनाने के लिए चीन के साथ काम कर रही है। इस बार सऊदी हुकूमत सीपैक मंसूबे में पाकिस्तान के साथ काम करेगा, ये कहना है वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का, जो पाकिस्तान काउंसलेट जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब का अहवाल जान लेते हैं अदील रियाज की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था, सऊदी अरब के साथ हमारे देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। सीपैक पर फिर से काम शुरू किया जाएगा जिसमें सऊदी अरब भी शामिल होगा। वफाकी वजीर का कहना था, अशिया के ब्रांड्स का जो म्यार और क्वालिटी होता है वो इस मुल्क की नुमाइंदगी करती है। ओवरसीज में बसने वाले सब पाकिस्तान के सफीर हैं। इस वक्त मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल है, जब हमने एटमी धमाके किए थे उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मजीद कहना था, साबिका हुकूमत IMF ने जो मुआहदे किए थे उनको पूरा नहीं किया। उन मुआहदों को पूरा करने के लिए हमें सख्त फैसले करने पड़े ताकि मुल्क की मुआशी हालात बेहतर हो सकें। पाकिस्तान में मुआशी हालात की खराबी की वजह आबादी का हद से ज्यादा बढ़ जाना है। पाकिस्तान में मुआशी हालात बेहतर न होने की एक वजह करप्शन भी है। गुज़िश्ता हुकूमत में जो यू टर्न लिए गए हैं, सबसे ज्यादा हमारी मईशत यू टर्न से तबाह हुई। आज साउथ कोरिया $550 अरब से ऊपर है और मलेशिया और थाईलैंड $250-300 अरब पे है और हम सिर्फ $30 अरब पे। तो अगर हम अपनी कामयाबी को खुद अपने तनाजुर में देखें तो हमने यकीनन बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, लेकिन अगर हम अपनी कारकर्दगी को तकाबली तौर पे देखें तो यकीनन हमारा पासिंग ग्रेड नहीं है, बहुत मायूस कौन कारकर्दगी है। वफाकी वजीर का कहना था, ओवरसीज पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को लाकर ओवरसीज में लाकर बेच सकें। आज चाइना ने हर घर में मशीनरी लगाकर मुल्क की मईशत को मजबूत किया। इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, हमें इनफरादी तौर पर अपना अपना किरदार अदा करना होगा। अदील रियाज, नुमाइंदा 92 न्यूज़, जद्दा। दुनिया भर में 14 नवंबर को डायबिटीज़ के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। जद्दा के मकामी होटल के ताउन से डायबिटीज़ से आगाही और रोकथाम के नाम से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर अंदाज में शिरकत की है और डायबिटीज़ से बचाव और एहतियाती तदबीर से आगाही हासिल की है। तफसीलात के लिए देखते हैं अदील रियाज की रिपोर्ट। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में नामवर सऊदी जर्नलिस्ट खतीजा मलिक और मकामी होटल के ताउन से ज़ियाबत से आगाही और रोकथाम के स्लोगन के साथ सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी और मकामी सऊदी शहरियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरा को ज़ियाबत से बचाव, एहतियाती तदबीर और सेहत के बुनियादी असूलों के हवाले से आगाही फराहम की गई। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर इरम खान का कहना था कि ज़ियाबत तेजी से बढ़ता हुआ एक आलमी मसला है और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 42 करोड़ 22 लाख अफराद इसका शिकार हैं। उनका कहना था कि ये तादाद तेजी से बढ़ रही है। इन खतरात के बावजूद रोजमर्रा जिंदगी में मुतवाज़न ग़िज़ा से न सिर्फ ज़ियाबत से बचा जा सकता है बल्कि इसको कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि डेली वॉक को जिंदगी का मामूल बनाया जाए और अपनी जिंदगी में विटामिन C को शामिल किया जाए, जो कि ज़ियाबत को कंट्रोल करने और इससे बचने में अहम किरदार अदा करता है। अगर आप प्री डायबिटिक विंडो में हैं या डायबिटिक विंडो में हैं, इन दोनों को रिवर्सिबल करें और इसको अपनी डायबिटरी लाइफस्टाइल से अपने रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ योर ब्लड वर्कआउट्स, ऑफ योर रिजीम, जिससे आप इसको जो है वो लेके चल रहे हैं, उसी के थ्रू इसको कंटिन्यू कीजिए। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो इसमें ये है कि रेगुलर फॉलो अप ऑफ योर डिजीज़ इज सेल्फ चेकअप, कि जिसमें आपको पता होता है, शख्स को पता होता है कि वो किस एक लिमिटेड विंडो के अंदर अपने आप को समझता है कि वो सेफ है। ठीक है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और घबराएं नहीं और इससे लड़ें। माहिरीन ने बताया कि फलों के जूसेस की बजाय उनको खाया जाना ज्यादा मुफीद है। लो फेट प्रोडक्ट में शुगर लेवल ज्यादा होता है, लिहाजा हमें फुल फेट वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौके पर माहिरीन ने साल में एक बार HbA1c टेस्ट जरूर करवाने की ताकीद की और
और इस बात पर जोर दिया कि इंसुलिन को ज़ियाबतस की तशखीस के साथ ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए। इंसुलिन मेडिकल साइंस में किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से गुर्दों की जिंदगी में 10 साल तक इजाफा हो सकता है। कनाडा से फार्मासिस्ट डॉक्टर शमामा अरूज खान ने ज़ियाबतस से सेहत पर होने वाली आम पेचीदगियों के बारे में आगाही फराहम की। वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने दिल की बीमारी, गुर्दे की दायमी बीमारी, आसाबी नुकसान और पाँव के साथ साथ दीगर मसाइल, बसारत, समात और दिमागी सेहत के मसाइल पर भी बात की। उनका कहना था कि मसलसल हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर भी ज़ियाबतस की पेचीदगियों का बायस बन सकते हैं। तकरीब के आखिर में शुरा की भरपूर तवाज़ो की गई।